ईंट, मनके तथा अस्थियां, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला चैप्टर है। कक्षा 12 का बोर्ड का एग्जाम अब 30 दिन मात्र बचे हैं और उस 30 दिन में आप अगर समग्र अच्छे से तैयारी और इस चैप्टर को अगर आप चाहते हैं कि अच्छे अंक हासिल करना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब। तो आप देखते हैं पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर में आप अध्ययन करेंगे भारत की ही नहीं विश्व की प्राचीनतम सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है और इसका जो अंत है, उसके मध्य जो इसकी वर्तमान के जो विविध प्रकार की जो घटनाएं घटी हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे, जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बोर्ड का एग्जाम कक्षा 12 का जो बोर्ड है, उसमें अगर आप इतिहास का जो वेटेज देखोगे, उसमें से जो आप देखेंगे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों का वेटेज जो है वो 30 अंक का है। 30 अंक प्राचीन का, 30 अंक मध्यकालीन का और 30 अंक आधुनिक का। जो 10 अंक बचा है वो मानचित्र, अर्थात जो मानचित्र संबंधित प्रश्न जो ओवरऑल इन तीनों चैप्टरों को इंक्लूड करके इसमें आप देखेंगे 10 अंक ये मानचित्र से पूछे जाते हैं। अब इसमें से अगर 30 प्राचीन से इम्पोर्टेंट प्रश्न या अंक पूछे जा रहे हैं और 30 मध्यकालीन और 30 आधुनिक, तो यहाँ पर प्राचीन काल में देखोगे जो पहली जो सभ्यता है अर्थात ईंट, मनके तथा अस्थियां, ये महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब इसको अगर आप चाहते हैं कि अब समय भी कम बचा है और समय कम बचा है, तो आप चाहते हैं कि रिवीजन कैसे हो जाए और आसानी से हो जाए, जिससे आप क्या है अच्छे अंक हासिल कर सकें। तो इसके लिए हम तरीका आपको बेहतरीन बता रहे हैं। अगर आप इसको चैनल को फॉलो कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा आसानी से समझ लेते हैं, हालांकि तरीका बहुत आसान है और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं वो हम आपको आसानी से बता रहे हैं कि अगर इन चीज़ों पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपके अंक बेहतरीन हो जाएंगे। यहाँ से आने वाले हर प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं और एक अच्छा अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस सभ्यता को हम बांट देते हैं 4 महत्वपूर्ण भागों में, तो उससे आप क्या देखेंगे, तो जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, इन 4 दशाओं में हम बांट कर इस सभ्यता का हम अध्ययन कर सकते हैं। अब इसको अगर हम बांट लेंगे, एक एक टॉपिक को देख लेंगे, तो चाहे आप उस सभ्यता का आप देखेंगे विशेषताएं लिखना हो या किसी पर्टिकुलर एक विशेषता की आप जो, या जैसे पूछा जाता है नगरीकरण क्या है, या सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन बताइए, या सिंधु घाटी सभ्यता का जल निकास प्रणाली बताइए, तो इन सबको आप आसानी से और बेहतरीन ढंग से आप लिख सकते हैं। या समाधान पूछा जाता है, या अगर समग्र विशेषताएं पूछे तो आप इन तत्वों को या इन जो 4 भागों में हमने बांटा है, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए जो सामाजिक है, सामाजिक को हम क्या करेंगे, जो समाज में विविध प्रकार के आयाम होते हैं जो इस सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, हम उनको आसानी से एक एक बारीकी को हम समझ सकते हैं। तो उन बारीकियों को आप क्या देखेंगे, समाज में देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण होता है कि यहाँ पर कौन कौन से वर्ग रहे होंगे। तो आप देखोगे तो एक व्यापारिक वर्ग रहा होगा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इस सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं, आप देखोगे तो साक्ष्यों में यहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। साहित्यिक साक्ष्य हालांकि आपको अक्षर मिलते हैं, लेकिन हम उन अक्षरों को पढ़ नहीं पाए हैं, तो इस वजह से हमको पूरी तरीके से जो निर्भर रहना पड़ता है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। पुरातात्विक साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जो पुरानी वस्तुएं, जैसे भवन हो गए हैं, उनके द्वारा उपयोग किए गए औजार हो गए हैं, उनके द्वारा खिलौने हो गए हैं, उनके द्वारा अन्य महत्वपूर्ण जो वस्तुएं इस्तेमाल की गई हों उनको बाद में छोड़ दिया गया, वह पुरातात्विक वस्तुएं होती हैं। तो उन वस्तुओं से हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक समृद्ध व्यापार रहा होगा, व्यापार रहा है। और व्यापार को देखोगे तो व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता के पक्ष में थे। इसके आप उद्भव में भी देखोगे तो कुछ
इतिहासकार कयास लगाते हैं कि जो उद्भव हुआ है ये मेसोपोटामिया सभ्यता के जो आप देखेंगे व्यापारिक संबंध इनके अच्छे थे, चाहे मध्य एशिया देखेंगे, ईरान देखेंगे तो वहाँ से भी इनके व्यापारिक संबंध अच्छे थे। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, बहरीन, दिलमुन इत्यादि में भी मिली हैं। और मेसोपोटामिया के एक शब्द में भी मेलुहा का शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहा क्या है? मेलुहा का संभवतः लोथल शब्द से इसका आशय लगाया जाता है। तो इस तरीके से इनका व्यापारिक महत्वपूर्ण योग मतलब इनका हिस्सा था मेसोपोटामिया की सभ्यता से। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो व्यापारिक वर्ग रहा होगा। अब देखो व्यापारिक वर्ग के साथ ही यहाँ पर क्या है कि एक महत्वपूर्ण है स्त्रियों की दशा। समाज में आप देखोगे तो स्त्री दशा समाज में क्या है कि स्त्रियों की जब दशा देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो विविध प्रकार के सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो मिट्टी की महिलाओं की मूर्तियाँ मिली हैं, मृण मूर्तियाँ। तो इस वजह से यहाँ पर स्त्रियों की दशा देखोगे तो यहाँ पर स्त्रियों की दशा अच्छी थी। फिर उसके पश्चात आप देखोगे तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो महत्वपूर्ण नगर हैं उन नगरों को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर को देखोगे रियायसी नगर था। रियायसी मतलब जहाँ पर कुलीन वर्ग रहा होगा, या फिर देखोगे तो पुरोहित वर्ग का निवास स्थान वहाँ पर रहा होगा। तो इस तरीके से उससे अनुमान लगाया जाता है कि जो समाज का जो विभेदन है या विभेद किया गया था वो रियायसी और कुलीन वर्गों में किया होगा। इस वजह से यहाँ पर जो साक्ष्य मिलते हैं तो इसके साथ क्या है कि अब देखोगे कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग यहाँ रहा होगा। फिर उसके पश्चात आप देखते हो कि विविध प्रकार के भवन निर्माणों का मतलब भवन निर्माण किए गए थे, चाहे वो विशाल अन्नागार हो या सार्वजनिक स्नानागार हो जो मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या है कि विविध प्रकार के श्रमिक लोगों का योगदान रहा होगा, क्योंकि श्रमिकों की ही ज़रूरत होती है। अगर आप देखेंगे भवन निर्माण करना है, सार्वजनिक स्नानागार बनाना है, विशाल अन्नागार या अन्न कोठार बनाना है तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है श्रमिक। तो इस तरीके से आप देखोगे सामाजिक दशा। यहाँ पर समाधान की भी प्रक्रिया देखते हैं। समाधान मतलब जो शवों को दफनाने की या अंत्येष्टि संस्कार जो होते हैं उसको देखोगे तो उसे समाधान की प्रक्रिया कहा जाता है। समाधान ये समाज का ही अभिन्न अंग होता है। इसमें देखोगे समाधान 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और एक दाह संस्कार। पूर्ण समाधान में क्या है कि जो मृतक शरीर है उसको मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता है। आंशिक समाधान में क्या है कि पहले जो मृतक है उसको कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है ताकि उसको जो अन्य जीव जंतु पक्षी हैं उनको खा लेते हैं। फिर उसके पश्चात उनके अवशेष को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। ये आंशिक समाधान है। और दाह संस्कार को देखोगे, दाह संस्कार में क्या है कि जो मृतक है उसको जला दिया जाता है। इसके साथ ही इस आधार पर पता चलता है कि यहाँ पर जो दफनाए गए साक्ष्य हैं वो कम मिल रहे हैं। इसी वजह से इसका अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर दाह संस्कार रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के समाज को आप आसानी से वर्णित कर सकते हैं और अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। और अपने एग्जाम में क्या है कि आप महत्वपूर्ण अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आर्थिक दशा में देखोगे तो आर्थिक दशा में विविध पहलुओं को आप अध्ययन करेंगे, जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, नगरीकरण। इन विविध पहलुओं को आप आर्थिक दशा में आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। कृषि को देखोगे तो यहाँ पर आप नगरीकरण का जो विकास देखते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को जो विकास की अवस्था में आप पहुँचाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होता है कृषि। यहाँ पर अच्छी खासी या उत्पादकता अधिशेष होता था।
अधिशेष का उत्पादन या अनाज का उत्पादन ये बहुत ज़्यादा करते थे, जिसके चलते ही आगे क्या होता है, नगरीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। तो कृषक में देखोगे तो यहाँ पर 9 प्रकार की फसलें उपजाई जाती थी, जिनमें आप देखोगे मुख्यतः जौ और गेहूँ होते हैं। ठीक है। फिर उसके पश्चात अब इसी कृषि में एक हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर मिली है। उस मोहर से पता क्या चलता है, उससे पता चलता है कि उसमें दर्शाया गया है कि एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। अब स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया, उससे ये पता चलता है कि ये लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते हैं, उर्वरता की देवी मानते हैं। पशुपालन, पशुपालन में आप देखोगे विविध प्रकार के पशुओं का ये पालन करते थे, चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस। हालांकि यहाँ पर देखोगे आप गाय के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन सांड के साक्ष्य मिले हैं, बैलों के साक्ष्य मिले हैं। तो इस आधार पर पता चलता है कि यहाँ पर गाय भी रही होगी। तो ये पशुपालन यहाँ पर समृद्ध था। व्यापार, व्यापार को आप देखोगे तो व्यापार महत्वपूर्ण था। व्यापार 2 प्रकार का यहाँ पर प्रचलन में था। एक आंतरिक व्यापार, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता या भारत के विविध क्षेत्रों में जो व्यापार होता था उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। और दूसरा बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार से तात्पर्य दूसरे देशों से व्यापार था। दूसरे देशों में आप देखोगे तो ये लोग बहरीन, दिलमुन और मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, या आप उसी में देखोगे ईरान से भी व्यापारिक संबंध इनके रहते हैं। इसके लिए आपको एक बंदरगाह, भारत में बंदरगाह शहर जिसे लोथल कहा जाता है। भारत में एक लोथल जो वर्तमान गुजरात में पड़ता है, ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो इससे ये साक्ष्य पता चलता है कि भारत में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। यहाँ से व्यापार के साक्ष्य मिस्र से भी प्राप्त होते हैं। मिस्र जो आप देखोगे, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के तट पर विकसित होती है, वहाँ पर देखोगे लोथल में एक मम्मी का साक्ष्य मिला है। मम्मी अर्थात एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर एक जो मृतक है उसके शरीर पर लपेटा जाता है, जिसे मम्मी कहा जाता है, और उसके साक्ष्य भी आपको लोथल से मिलते हैं। इस वजह से ये भी अनुमान लगाया जाता है कि इनके जो व्यापार हैं वो दूर दराज तक के क्षेत्रों में होते थे। ठीक है। नगरीकरण, नगरीकरण को आप देखोगे तो यहाँ का नगरीकरण महत्वपूर्ण था। नगरीकरण महत्वपूर्ण होने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ के नगर जो हैं वो सुनियोजित तरीके से और विकसित तरीके से बनाए गए थे। अब यहाँ पर जो पहले ये अनुमान लगाया जाता है कि सभ्यता में पहले सड़कों का निर्माण हुआ, उसके पश्चात सड़कों के कॉर्नर में नालियों का निर्माण हुआ, उसके पश्चात यहाँ पर सड़कों के किनारे घरों का निर्माण हुआ। जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, उस सड़क की ओर ना खुलकर उस सड़क के विपरीत खुलते थे। शायद हो सकता है कि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा कर रहे हो, या धूल मिट्टी से बचने के लिए ऐसा कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो घर के दरवाजे हैं वो रोड की ओर नहीं खोलते थे। इस पद्धति को कहा जाता है, या जो ये सड़क बनी थी एक दूसरे को जो काटती है, इसे कहा जाता है ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस। ठीक है। तो इस तरीके से नगरों का विकास किया गया था। नगरों में क्या होता था, प्रत्येक घर में रसोई घर होता था, शौचालय होता था, स्नान घर होता था। तो यहाँ पर आप नगरीकरण में इनके स्पष्ट साक्ष्य देख सकते हैं। नगरों के किनारे जो घर का जो अपशिष्ट जल है उसको प्रवाहित करने के लिए घर के बगल में नालियाँ बनी थी, और उन नालियों में घर का अपशिष्ट जल जो होता है उन नालियों में छोड़ दिया जाता था। उन नालियों के आगे आप देखोगे तो उनको बड़े नालों से जोड़ दिया जाता था। उन बड़े नालों को नदियों के द्वारा आगे के लिए छोड़ दिया जाता था। तो इस तरीके की नगर नियोजन आप देखोगे नगरीकरण में, तो शायद ही दुनिया के किसी भी अन्य सभ्यता में, समकालीन सभ्यता में ऐसे साक्ष्य आपको दिखाई देते हैं। ठीक है। तो इसको देखोगे आर्थिक दशा में आप इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। राजनैतिक, राजनैतिक में आप देखोगे तो यहाँ पर उन्नत
नगरीकरण, व्यापारिक गतिविधियां और सड़क नियोजन या नालियों का निर्माण या साफ सफाई, इस तरीके की सुव्यवस्थित अवस्था को देख कर ये पता चलता है कि यहाँ पर किसी शासक वर्ग की उपस्थिति रही होगी। अब व्यापार इतना सुनियोजित तरीके से होता था, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर क्या है कि कोई शासक वर्ग या समृद्ध शासक वर्ग रहा होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है। अब कई इतिहासकार ये कयास लगाते हैं कि यहाँ पर किसी व्यापारिक वर्ग का शासन रहा होगा। ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर जो या शासक वर्ग हैं या एक केंद्रीकृत शासन सत्ता थी या अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग शासन सत्ता थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आमरी इत्यादि क्षेत्रों में आप देखोगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ का ये क्लियर नहीं होता है कि वहाँ का एक ही शासक रहा होगा इतनी विस्तृत सभ्यता का, या फिर अलग अलग शासक रहा होगा। ठीक है, अब सांस्कृतिक में आप देखोगे तो विविध प्रकार के पहलुओं को आप सांस्कृतिक में देख सकते हो। जैसे भाषा यहाँ पर थी भावचित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा जो मानी जाती है वो भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफ के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ की जो लिपि मिली है वो आप देखोगे एक प्रकार से आपको चित्रात्मक लिपि मिली है। हालांकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में आप जब पढ़े थे तो वहाँ पर आप देखोगे कीलाकार लिपि थी, यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इसी वजह से इस सभ्यता का जो सारा अनुमान है वो हम लगाते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। अगर भविष्य में कभी इस सभ्यता को पढ़ा गया तो फिर पता चलेगा कि एक्चुअली इसकी राजनैतिक स्थिति, क्योंकि राजनैतिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी हमें बहुत ही कम मिल पाती है। कारण ये है कि हम पूरा जो निर्भर हैं वो हम क्या है, वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, और राजनैतिक विचारधारा कैसी थी इसके बारे में हम नहीं जान पाते हैं। ठीक है, फिर उसके पश्चात सांस्कृतिक में देखोगे धर्म। ये धर्म महत्वपूर्ण है। आपके कक्षा 12 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म बताइए या धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धर्म देखोगे यहाँ पर बहुदेववादी था। सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म बहुदेववादी था। बहुदेव अर्थात बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। जहाँ पर आप देखोगे मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जिससे ये पता चलता है कि ये क्या है, मातृ देवी की पूजा करते थे। यहाँ पर पाशुपत शिव की पूजा करते थे। इसके साथ ही धर्म में आप देखोगे ये क्या है, प्रकृति पूजक थे। प्रकृति पूजक में आप क्या देखते हैं कि जैसे ये सूर्य की पूजा कर रहे हैं, जल की पूजा कर रहे हैं, वृक्षों की पूजा कर रहे हैं, सर्प की पूजा कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये प्रकृति पूजक थे। तो आप इसको धर्म में देखते हो, जो एक महत्वपूर्ण है। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं, वो मोहरों पर या मुद्राओं पर जो चित्रांकन है उसके आधार पर ऐसा मिलता है वर्णन। अब यहाँ पर देखोगे तो एक मुद्रा पर आपको मिला है कि कुबड़ वाले सांड, जो कुबड़ वाला बैल होता है या सांड होता है, उसको यहाँ पर सबसे पवित्र माना जाता है। तो इस तरीके से आप इसके धर्म को देखते हो। फिर उसके पश्चात यहाँ पर सांस्कृतिक में खान पीन में देखते हो। खान पीन में आप देखते हो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक है, ये शाकाहार को अपनाते हैं, मांसाहार को भी अपनाते हैं, जैसे कि आपको कृषि से पता चलता है और पशुपालन से पता चलता है। तो इस तरीके से ये बेसिक जानकारी है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसकी विस्तृत जानकारी हम अगर आप कमेंट करेंगे या आप चाहेंगे तो हम एक एक पार्ट की स्पेशल क्लास हम करा देंगे, और आपके यहाँ जितना भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसको हम करा देंगे। ठीक है।